Assalamu alaikum. Hello, sports psychologists. In the making. As you know, sports psychology is a specialty, a branch of psychology which is a recent development, started, as you already know, after the Second World War, but has become a very, very important in the field of psychology because sports generate billions of dollars, yens, pounds worth of entertainment money. And if psychologists can suggest ways and means to improve performance of sports people, then the revenue earned by sports persons becomes manifold, increases, and thereby the contribution of sports psychologists becomes most important. इसीलिए मॉडर्न वर्ल्ड में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का अब बहुत अहम मकाम हो गया है और इसी बिना पे इंटरनेशनल, नेशनल और वर्ल्ड बॉडीज बन चुकी हैं जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की एक्टिविटीज़ को, इनकी रिसर्च को, इनकी पब्लिकेशन को, इनकी इनपुट को व्यू कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, ताकि साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर सके स्पोर्ट्स में। और इसी बिना पे इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज हम जो बात करेंगे इन लेक्चर नंबर 39 वो एक बिल्कुल नए ज़ाविये से बात करेंगे और बिल्कुल रीसेंट रिसर्च से रिलेटेड बात करेंगे। पिछली मर्तबे जो हमने बात की थी, आज की बात शुरू करने से पहले, जिसका ताल्लुक एक्सरसाइज साइकोलॉजी के साथ है आज की बात का, मैं चाहूँगा कि आप रिव्यू कर लीजिए कि आपने पिछले हफ्ते, पिछली मर्तबे, पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, क्या जांचा था, क्या देखा था। वो लेक्चर आपको अज़बर हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो मैटर हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है, आपको याद है, उसका हमने पहले भी आपसे जिक्र किया था ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। उसका जिक्र आपके साथ मैंने भी उस वक्त भी किया था जब हम हिस्ट्री एंड सिस्टम का जिक्र कर रहे थे। जो मैटर हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है, दैट इज लीडरशिप, उसका जिक्र आपने सोशल साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, ग्रुप डायनामिक्स में भी पढ़ा होगा। इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की कि आपको अब तक वो मैटर जो है वो अज़बर हो जाना चाहिए। चलिए उसको जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट लेक्चर, वी टॉक्ड अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ लीडरशिप एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। लीडरशिप और स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस जो है वो रिलेटेड हैं, और इस ज़िम्न में हमने आपसे गुजारिश की थी कि पहले लीडरशिप की कुछ थियरीज का जिक्र कर लेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो माहिरीन नफ्सियात ने थियरीज वज़ा की हैं उनका इतलाक स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर क्या है। और यही हमने पिछले लेक्चर में देखा था। लीडरशिप की थियरीज से मुतल्लिक हमने आपसे गुजारिश की थी दो किस्म की थियरीज की, ट्रेड थियरीज, जिसको हमने यूनिवर्सल ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप कहा था, और दूसरी थियरीज का हमने जिक्र किया था जिनको हमने आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, यूनिवर्सल बिहेवियर थियरीज ऑफ लीडरशिप। याद आ गया आपको? इस रेफरेंस में हमने जिक्र किया था आपसे फीडलर की थियरी का, और दूसरी थियरी जिसको हमने थियरीज का जो जिक्र किया था वो थी सिचुएशन स्पेसिफिक बिहेवियर थियरीज ऑफ लीडरशिप। यानी जब हमने डिटेल देखी स्पोर्ट्स से मुतल्लिक थियरीज, वैसे तो लीडरशिप की बहुत सी थियरीज हैं जो आपने सोशल साइकोलॉजी में पढ़ी होंगी,
लेकिन हम इसको स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के नुक्ता नज़र से इन थियरीज का मुताला कर रहे हैं, इसलिए हमारा फोकस जो है वो लिमिटेड थियरीज पर है। इस रेफरेंस में हमने पाथ गोल थियरी और लाइफ साइकिल थियरी का जिक्र किया था आपसे। ये हमने थियरीज आपसे गुजारिश की थी कि लीडरशिप से मुतल्लिक माहिरीन नफ्सियात ने अभी तक अपने एक्सपेरिमेंट्स और अपने मुशाहिदात की बना पर क्या क्या थियरीज फॉर्मुलेट की हैं। ये तो थी थियरीज जो माहिरीन नफ्सियात ने अपने मुशाहिदात और तजुर्बात की बिना पर वज़ा की हैं। फिर हमने ये देखा था कि इन थियरीज का स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कैसे और क्या क्या इत्तलाक है। How do these theories operate? What parts of these theories operate? What are those variables that operate in the actual live sports situation? And that is what we talked about the last time, and we took a look at two important things where we seem to see the operation of leadership phenomena in sports psychology. And what were those two areas? Number one, we talked about the relationship between athletes and coaches, the compatibility or lack of compatibility between the athlete, that is the sports person. If he or she may be an athlete, he or she may be a hockey player, a cricket player, a water polo player, a synchronized swimmer, a diver, a wrestler, a boxer, whatever field he may belong to, the relationship between the sports person and the coach has a very significant effect upon the performance of the sports person. And we talked of that in relationship to leadership theory, the compatibility between the athlete and the coach. That was the other thing that we touched upon in the last lecture. और आखिर में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि लीडरशिप का जो ताल्लुक है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो लीडरशिप को एक्सरसाइज करने की अपॉर्चुनिटीज से भी रिलेटेड है। A person may have the qualities, the traits of a leader, but he does not have the opportunity. He is not or she is not provided with the opportunity to exercise those traits of leadership, and thereby and therefore that person does not emerge as a leader in sports. So we talked of the player position कि वो player जो है या athlete जो है या sports person जो है वो अपनी टीम में किस पोजीशन पे खेल रहा है उसका भी उसके लीडरशिप बिहेवियर पर निहायत गहरा असर पड़ता है। बाज पोजीशंस मैंने आपसे गुजारिश की थी ऐसी होती हैं जिसमें लीडरशिप को फलने फूलने का मौका बहुत कम मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर एक क्रिकेटर जो है वो फील्डिंग के दौरान हमेशा बाउंड्री पर ही अपॉइंट कर दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए, तो उसको इस चीज की अपॉर्चुनिटी कम होगी कि वो अपनी फील्डिंग के बिना पर अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी क्वालिटीज को, लीडरशिप क्वालिटीज को उजागर कर सके बनिस्बत किसी ऐसे शख्स के जो बैट्समैन के करीब फील्डिंग कर रहा है या किसी इंपॉर्टेंट जगह पे फील्डिंग कर रहा है। मिसाल के तौर पर जो सेंटर फॉरवर्ड है हॉकी में या क्रिकेट में, उसको इस बात की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने लीडरशिप क्वालिटीज का इजहार कर सके। इसलिए प्लेयर पोजीशन और लीडरशिप अपॉर्चुनिटी का उस शख्स की परफॉर्मेंस एज ए लीडर पर निहायत गहरा असर है। और आखिर में हमने आपसे इसी रेफरेंस में बताया था, gave you the concept of stacking. Stacking is when a player is relegated, when an athlete or a sports person is relegated to a relatively unimportant position. और ये stacking जो है ये सिर्फ स्पोर्ट्स के मैदान से मुतल्लिक नहीं है। Stacking also takes place in social situations, in organizations,
in political situations where individuals are relegated to positions of relative less importance, ये है स्टैकिंग, और इसका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में लीडरशिप के साथ निहायत गहरा ताल्लुक है। ये बातें हमने पिछली दफे देखी थी। चलिए अब इससे आगे चलते हैं और आज का लेक्चर देखते हैं, और उसमें शुरू करेंगे इस बात से कि एक्सरसाइज साइकोलॉजी क्या है। क्या एक शख्स की वर्जिश या न वर्जिश करने से उसके ज़हनी मुहर्रकात पे, उसके ज़हनी अम्माल पे, उसके ज़हनी अवामिल पे, उसके किरदार पर असर पड़ सकता है या नहीं? और अगर ऐसा है कि उसके ज़हनी अवामिल पे, मुहर्रकात पे, अम्माल पर, किरदार पर वर्जिश का, एक्सरसाइज का असर पड़ सकता है, तो फिर इसका मतलब यह है that exercise is an important variable in the determination of psychology of a person. और यही माहिरीन नफ्सियात ने पिछले चंद बरसों में देखा है। पिछली 2-3 दहाइयों में जो हमें मवाद अवेलेबल हुआ है from different fields, from the fields of pharmacology, from the field of medicine, from the field of sports, from the field of health psychology, इन तमाम इनपुट्स से, इन तमाम सब्जेक्ट से जो हमें मवाद हासिल हुआ है, उससे ये बात अब रोज़े रोशन की तरह अयां हो गई है कि एक्सरसाइज का हमारी नफ्सियात के साथ निहायत गहरा ताल्लुक है, निहायत गहरा ताल्लुक है। जब मैं आपसे हिस्ट्री एंड सिस्टम की गुजारिशात कर रहा था और मैंने आपको बताया था कि कदीम ज़माने में जो मालिज थे, ख़ास तौर पे वो मालिज जो ज़हनी अमराज का इलाज करते थे, उनके नज़दीक एक अहम चीज़ इलाज का हिस्सा जो था वो था कि वो मरीज़ को वर्जिश की तरफ मायल करते थे। मिसाल के तौर पर हमें बहुत से कबल अज़ मसीह के ज़माने के माहिरीन नफ्सियात, उस वक्त नफ्सियात को हम फिलॉसफी कह सकते थे, उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो ज़हनी मरीज़ हैं उनको अगर गर्म और कोसे पानी से नहलाया जाए और उनको लंबी सैर पर ले जाया जाए तो उनकी ज़हनी अलामात कम हो जाती हैं। और आप देखें कि नहाने में और पैदल सैर करने में क्या इन्वॉल्व है, एक्सरसाइज। और अब मॉडर्न मेडिसिन के असरात के तहत, रिसर्च के तहत हमने देख लिया है कि एक्सरसाइज का हमारी नफ्सियात के साथ नहायत गहरा ताल्लुक है। इसी तरह से लैक ऑफ एक्सरसाइज का हमारी नफ्सियात और जिस्म पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। Lack of exercise is considered the 4th important variable that is responsible for many diseases. 4th variable which predisposes people, lack of exercise, it predisposes people to many diseases. इसको यूं भी समझ लीजिए कि एक्सरसाइज जो है, वर्जिश जो है, वो इंसान को बहुत सी ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से बचाती है। मसलन बहुत सी रिसर्चेस में देखा गया है कि वर्जिश जो है वो हमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और इससे रिलेटेड जो दूसरी अमराज हैं, मसलन दिल की अमराज, मसलन डायबिटीज या शुगर की अमराज, उनसे हमें बचाती है। हमें मालूम है अब कि लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग
high blood pressure and elevated cholesterol levels are the 4 major risk factors to modern man. जहां स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, जहां हाई ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है, जहां एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल एक रिस्क फैक्टर है, वहां लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक अहम रिस्क फैक्टर है, इतना ही रिस्की फैक्टर जितना कि स्मोकिंग या हाई ब्लड प्रेशर या एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं. तो ये है रिलेशनशिप एक्सरसाइज का हेल्थ और मेंटल हेल्थ के साथ. इसको आगे डिटेल में देखते हैं. डिटेल में देखने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक्सरसाइज की बेनिफिट्स को देखने के लिए हमें 6 वेरिएबल्स देखने हैं. We can distinguish between the benefits of exercise that relate to psychological benefits and that relate to physiological benefits. So there are 3 psychological benefits and there are 3 physiological benefits related to exercise. Psychological benefits are obviously related directly to psychology of a person. But the physiological benefits that a person draws from exercise are also related to his mental health and mental well-being and happiness. तो जहां 3 psychological factors का हम मुताला करेंगे, वहां हम 3 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का मुताला करेंगे और ये देखेंगे कि वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उनका हमारी नफ्सियात पर गहरा असर है. चलिए देखते हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या हैं. इसमें पहली बात याद रखने वाली यह है कि एक्सरसाइज की वजह से ये देखा गया है कि नेगेटिव इफेक्ट जो है, नेगेटिव इमोशंस जो हैं, उनमें कमी वाक़या होती है. नेगेटिव इमोशंस क्या हैं? एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, इन तमाम में कमी वाक़या होती है. फिर ये देखा गया है कि एक्सरसाइज की वजह से जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, जो खुशगवार एहसासात और जज्बात हैं, उनमें बढ़ोतरी आती है, वो बढ़ते हैं, उनमें इजाफा होता है. जहां नेगेटिव इमोशंस डिक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ exercise, at the same time positive effects, positive emotions increase as a result of exercise. What are those positive emotions? Number 1, vigor. बंदा या खातून जो वर्जिश करे वो चाको चाबंद महसूस करता है. A feeling of well-being, वो अपने आप को सेहतमंद महसूस करता है. A feeling of high self-efficacy, वो समझता है कि वो दुनिया के कारोबार से और चैलेंजेस से निपट सकता है. ये नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं. नेगेटिव इफेक्ट्स में कमी और पॉजिटिव इफेक्ट्स में बढ़ोतरी, इजाफा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन. इसके अलावा भी देखा गया है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज एज इफेक्टिव एज साइकोथेरेपी in the treatment of certain neurosis and certain types of emotional disorders. मिसाल के तौर पर यह देखा गया है कि एक्सरसाइज की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन में कमी वाक़या होती है. हत्ता कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं उनमें भी कमी वाक़या हो जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज. रिसर्च शोज that regular physical exercise is almost equivalent or is a replica of antidepressant drugs. नहायत अहम बात है. यूं समझ लीजिए कि एक्सरसाइज करने वाले को या करने वाली को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की जरूरत नहीं रहती. ये जो बातें मैंने आपसे गुजारिश की हैं, ये बहुत सी रिसर्चेज में देखा गया है और मेटा एनालिसिस से भी ये बात सामने आई है. वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कौन कौन सी रिसर्चेस का जिक्र है
और मेटा एनालिसिस जो आप जानते हैं क्या होता है, मेटा एनालिसिस इज एन एनालिसिस ऑफ मैनी research conclusions. Research is undertaken at various places by various people independently of all other sources and then published. When they are published over a span of, let us say, 4 to 5 to 10 years, then scholars get together and dig up those research conclusions and see if there is affinity or similarities in the research reports, research results. And that is called meta-analysis. और उस meta-analysis से पता चला है, based upon many researches, that physical exercise results in reduction of mental symptoms, reduction of negative emotions, increase in feeling of well-being, self-efficacy and vigor, and increase in positive emotions. ये benefits हैं exercise के जो एक्सरसाइजर को अवेलेबल हैं एज ए रिजल्ट ऑफ रेगुलर इनपुट, फिजिकल इनपुट. देखें, इससे आगे थोड़ी सी स्पेसिफिक बात भी करते हैं. ये हमने एक जनरल बात की है कि एक्सरसाइज का हमारी हमारी जहनी सेहत और हमारी जिस्मानी सेहत के साथ ताल्लुक है. लेट्स बी स्पेसिफिक ऑन दिस वन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज? नंबर 1, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, acute exercise. Acute exercise refers to an exercise undertaken for short duration but which is vigorous. अगर एक शख्स sprinting करता है, let us say he runs 100 meters in 12 or 13 or 15 seconds dead. He is not a professional athlete, but he runs that distance, let us say, in less than 15 seconds. That is a very fast pace for an amateur exerciser. That is an example of acute exercise. Acute exercise which is for short periods but which is of vigorous nature. दूसरी type of exercise जो है आप अपनी screen पे देख रहे होंगे, chronic exercise. Chronic exercise refers to an input by an exerciser spread over a large period of time, let us say over 12 months, let us say over 10 months. If he or she indulges in long-term exercise, that is called chronic exercise. मिसाल के तौर पर जो distance runners हैं, marathon runners हैं, या joggers हैं, जेम्स फिक्स की तरह के, या long distance swimmers हैं, they undertake what is called chronic exercise. Exercise that's spread over a long time period, let us say over a year or 1 year or 2 years or 3 years. That is an example of, that is the second type of exercise. The third type of exercise is what's called the aerobic exercise. Aerobic exercise is any exercise that raises your or exerciser's heartbeat to a certain level and then keeps that elevated heartbeat at that level for a specific time period. मिसाल के तौर पर इसकी डिटेल यूं समझ लीजिए कि एक नॉर्मल शख्स की हार्ट बीट जो है वो रेस्टिंग या स्टेशनरी पोजीशन में तकरीबन 70 और 80 हार्ट बीट्स पर मिनट के दरमियान होती है. अगर इस हार्ट बीट को हम बढ़ाकर 100, 110, 120 तक ले जाएं और फिर उसको इसी एलिवेटेड लेवल पे रखें, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज. दैट एरोबिक एक्सरसाइज may be in the form of jogging, in the form of playing badminton, tennis, in the form of running, in the form of cycling, in the form of swimming, koi si bhi, skipping, rope skipping, all of these are different types of ways in which one's heartbeat is elevated and brought to a certain level and then kept there for a certain time period. That is what is called aerobic exercise. चौथी किस्म की एक्सरसाइज जो है वो है जिसको हम कहते हैं एनारोबिक एक्सरसाइज.
एनारोबिक एक्सरसाइज वो है जहां पे एक्सरसाइज तो की जाए लेकिन ऑक्सीजन की इनटेक इनटू द बॉडी इज रिस्ट्रिक्टेड। मिसाल के तौर पर अंडर वाटर स्विमिंग में जब ऑक्सीजन के टैंक साथ न हो और एक शख्स को सांस बंद करके अंडर वाटर स्विमिंग करनी हो तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एनारोबिक एक्सरसाइज। सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग जो कि अब ओलंपिक्स का हिस्सा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ anaerobic exercise where not enough oxygen is supplied to the muscle tissue during the course of exercise. That is called anaerobic exercise. और ये चौथी किस्म की है। और पांचवी किस्म की एक्सरसाइज जो है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसमें हम वजन उठाते हैं या जोर आजमाई करते हैं किसी दीवार के साथ, किसी पंचिंग बैग के साथ। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज विच प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द मसल्स। वेट लिफ्टिंग एक एग्जाम्पल है उसकी एक एग्जाम्पल पंचिंग बैग है। नाउ रिसर्च शोज दैट ऑल ऑफ दीज एक्सरसाइजेज आर हेल्पफुल इन elevating the mood states, in bringing about better physiological conditions in the body. But some exercises of the 5 that I have described are more beneficial than the others. इससे पहले कि हम इस बात का जायजा लें, let us take a look at various types of population. देखें, एक्सरसाइज साइकोलॉजी से मुताल्लिक जब हम बात करते हैं तो हम मुख्तलिफ पॉपुलेशन के रेफरेंस से बात करते हैं। मिसाल के तौर पर हम समझते हैं क्लिनिकल पेशेंट्स की एक टाइप की पॉपुलेशन है। हम समझते हैं कि एल्डरली या बच्चों की 60 बरस से ऊपर लोग जो हैं और 12 बरस से कम की उम्र के बच्चे जो हैं, दे आर another kind of a population. We also know that people who are unfortunate to be confined to wheelchairs, जो किसी बिना पर बीमारी की वजह से, हादसे की वजह से या किसी जंग में हिस्सा लेने की वजह से अगर वो अपने जिस्म का कोई हिस्सा खो बैठते हैं, पैदाइशी डिफेक्ट्स की वजह से या बीमारी की वजह से, and they are then confined to their chairs. So that is another kind of population. We are going to talk about 3 types of population which we call special population in reference to exercise psychology. First, let us take a look at clinical patients. Research shows that exercise, particularly aerobic exercise, is most helpful in reducing clinical depression. Research shows that anaerobic as well as aerobic exercise are effective, but aerobic exercise is more effective in reducing clinical depression in patients who are suffering from this problem. Research shows that there are a number of depressed patients, clinically depressed patients. अब ये क्लिनिकल डिप्रेशन से मेरी क्या मुराद है? देखिए, अगर आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं और आपका कोई मामूली सा हादसा पेश आपको आ जाता है जिसमें आपकी मोटरसाइकिल में हल्का सा डैमेज लग जाए या आपकी गाड़ी के हल्का सा डैमेज हो जाए, तो आप किसी हद तक डिप्रेस्ड महसूस करेंगे। क्या ये डिप्रेशन है? क्या हम इसको कहें कि ये एक ज़हनी मर्ज है? आपने इम्तिहान दिया और हाशमी साहब ने आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपकी तवक्को के खिलाफ 70% नंबर देने की बजाय 60% नंबर दिए। आपने अफसुर्दगी महसूस की। क्या ये क्लिनिकल डिप्रेशन का हिस्सा है? जी नहीं, ये क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। क्लिनिकल डिप्रेशन जो है वो ज्यादा सीवियर फॉर्म है, वो रोजमर्रा की अफसुर्दगी या मायूसी की तरह का नहीं है।
It is a heightened form of withdrawal that continues for a long time period and that affects the routine daily life of a person, such as he or she may give up eating or drinking. He or she may abandon her job. He or she may even not change clothes or have a bath. These are all examples of clinical depression. तो वो अफसुर्दगी जो आप गाड़ी की मामूली टक्कर की वजह से खुदा न खास्ता महसूस करते हैं, वो क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है. उसका तो सद्देबाब वर्जिश से है ही, लेकिन वो लोग जो क्लिनिकल डिप्रेशन के शिकार हैं, उनकी बीमारी भी वर्जिश की वजह से ठीक हो जाती है. कुछ रिसर्चेस ने यह भी जाहिर किया है कि so far as depression and other diseases are concerned, aerobic exercise is as effective in treatment of mental disorders as psychotherapy. वो कौन सी diseases हैं जिनमें aerobic exercise या exercise in general is helpful? 1, depression, as I just related. 2, anxiety. 3, schizophrenia. And 4, panic disorders. ये चारों के चारों जो diseases हैं, इनका जिक्र क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स की जो बुकलेट्स हैं उनमें मिलता है. यानी these diseases are described as clinical diseases. ये नहीं है कि रोजमर्रा की थोड़ी सी तशवीश हुई तो हम उसको एंजाइटी का ब्रांड दे दें. अगर थोड़ा सा अफसुर्दगी का शिकार हुआ एक बंदा तो हम कहें वो डिप्रेशन का शिकार है. या अगर उसमें थोड़ी सी विड्रॉल आ गई कुछ दिनों के लिए, उसने अपने आप को जज्बाती तौर पे अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, प्यार करने वालों से अलहदा कर लिया, तो हम कहें वो स्किज़ोफ्रेनिक हो गया. या अगर उसको किसी बात से डर लगने लगे तो हम कहें इसको ये पैनिक डिसऑर्डर है. नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से हैं. ये क्लिनिकल डिजीजेस नहीं है. क्लिनिकल डिजीजेस ये सिम्टम्स उस वक्त कहलाएंगे जब इनकी मुद्दत जो है और इनकी शिद्दत जो है वो एक मखसूस हद से तजावुज कर जाए. और जब वो मखसूस हद से तजावुज कर जाए और जब हम उसको कहें कि ये अकॉर्डिंग टू diagnostics and statistical manual, this person is suffering from these diseases, research shows that physical exercise elevates, helps dissolve the symptoms of all of these diseases. इतना अहम ताल्लुक है एक्सरसाइज का ज़हनी अमराज के साथ. यह भी देखा गया है, आप जानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी और दूसरे टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस होते हैं. यू नो व्हाट हेलुसिनेशंस आर? हेलुसिनेशंस आर perception without stimulation. For instance, if a person feels that there is a lion in his room when actually he is sitting in a room in his college or in school or in home, and there is no possibility of a lion entering his room, but he sees a lion there and he is afraid, that is an example of a hallucination, a visual hallucination. If he feels that some people are talking to him, feels that he can hear voices when actually there is no physical probability that he can hear voices, that is an example of auditory hallucination. और आप जानते हैं कि विजुअल या ऑडिटरी या ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस जो हैं, ये स्किज़ोफ्रेनिया की नहायत अहम अलामत है. हम स्किज़ोफ्रेनिक को नॉर्मल शख्स से अलहदा इस बेसिस पे कर सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिक में हेलुसिनेशंस हैं और नॉर्मल शख्स में हेलुसिनेशंस नहीं हैं. रिसर्च ने हमें दिखाया है रिलेटेड टू एक्सरसाइज दैट हेलुसिनेशंस डिसअपीयर even when hallucinations are present in schizophrenic patients as a result of regular aerobic exercise
hallucinations disappear. Sleep patterns of those people who are suffering from reduced sleep patterns become better. Research shows that severe panic attacks, अगर कोई शख्स ये समझे कि ये छत खुदा न खास्ता गिरने वाली है जबकि इसकी पॉसिबिलिटी न हो, और इस सोच के तहत वो बहुत दुखी और बहुत जज्बाती महसूस करे, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैनिक अटैक. एंड रिसर्च शोज दैट physical exercise considerably reduces panic attacks. ये है ताल्लुक diseases और physical exercise का. जैसे हमने कहा कि clinical patients में हम पहली चीज देखेंगे related to special populations, तो clinical patients में ये चीजें माहिरीन नफ्सियात ने देखी हैं. दूसरी जो special population है जिसका हमने अभी आपसे जिक्र किया, that relates to children and elderly people. Research shows that those parents who exercise regularly and those parents whose mental and physical health increases as a result of regular exercise bring about children who believe in exercise, who practice exercise, who do exercise, and thereby those children who belong to parents who exercise, those children, because of imitating the parental behavior of exercise, also become physically and mentally healthy. तो वो बच्चे जो अपने वालिदैन की देखा देखी वर्जिश करते हैं वो भी सेहतमंद हो जाते हैं. वो बच्चे जो वर्जिश करते हैं वो उन बच्चों से जो वर्जिश नहीं करते वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ज्यादा सेहतमंद होते हैं. Children who exercise and children who are sedentary, if you compare these two populations of children, those children who exercise regularly are physically and mentally healthier than those children who do not exercise. And research shows that children begin to exercise because children's parents do the exercise. Elderly और children से मुतल्लिक एक और बात जो देखने वाली है वो है कि जब इंसान एक खास उम्र तक पहुंचता है तो उसकी मेंटल फंक्शंस जो हैं उनमें कुछ ना कुछ डिटीरियरेशन, कमी वाक़या हो जाती है. There is a decline in some cognitive functions as a result of aging. Research shows that decline is arrested when the elderly exercise. अगर बूढ़े लोग वर्जिश करते हैं, करना शुरू कर दें, और वो लोग जो वर्जिश करते रहते हैं वो बूढ़े होने के बावजूद अपने ज़हनी अवामिल में कमी महसूस नहीं करते. Particularly, research has shown that elderly experience less confusion, less tension, less anger, less deterioration in their memory, less deterioration in understanding spatial relationships. All of these are mental functions, and as a result of regular exercise, the elderly feel a reduction in all of these. ये दूसरी बात है स्पेशल पॉपुलेशन से मुतल्लिक. और तीसरी किस्म की स्पेशल पॉपुलेशन जो है वो है डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स की. वो लोग जो हादसात की बिना पर या फितरत के हादसे की बिना पर who have been confined to wheelchairs. They may have lost a leg or an arm or certain part of the body. Now, research shows that those special individuals, those disabled individuals who are physically disabled, physically disadvantaged, or physically challenged,
when they indulge in aerobic exercise on a regular basis, they derive same benefits from this input of exercise as children, as normal people, and as people who have been described as clinical patients. इन लोगों में भी जो व्हील चेयर पे कन्फाइंड हैं, एक्सरसाइज की वजह से बहुत से फवायद उनको हासिल होते हैं. ये तीसरी किस्म की पॉपुलेशन भी है. दो चार और बातें इस एक्सरसाइज से मुताल्लिक मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट रिलेट्स टू मॉडरेटिंग वेरिएबल्स. एक्सरसाइज और मेंटल और फिजिकल हेल्थ में ताल्लुक है. You could, if you bring into mind your knowledge of research methodology, you would remember that we talk about, and I also talked about, the independent variables, the dependent variable. Independent variable in this case may be exercise, and the dependent variable in this case may be a person feeling better. Within the independent and the dependent variable of exercising and feeling better, there are certain intervening और moderating variables. उनका भी जिक्र करते हैं. वो क्या है intervening या moderating variables? Time of the day. कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर एक्सरसाइज सुबह की जाए तो वो बेहतर है. कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर एक्सरसाइज लंच के बाद और डिनर से पहले की जाए, यानी शाम के दौरान की जाए, तो वो बेहतर है. रिसर्च शोज दैट these are just ideas. There is no relationship between the time of the day and the benefit of the exercise. The benefit of the exercise comes around regardless of the time of the day. आप किसी भी वक्त पर 24 घंटों के दौरान के दरमियान वर्जिश कीजिए, उसका इक्वल बेनिफिट है. वो दिन में है या दोपहर में है या शाम में है या रात में है. Of course, immediately after eating is a bad time for exercise. खाने के फौरन बाद एक्सरसाइज करने से उसके मनफी असरात हो सकते हैं. इसीलिए हम कहते हैं, माहिरीन नफ्सियात और फिजिशियंस, डॉक्टर्स का ये ख्याल है, कंसिडर्ड ओपिनियन है कि खाने के तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए. In view of that, otherwise any time of the day, exercise is as beneficial as any other time of the day. पहली बात तो ये है. दूसरी बात जो इससे मुतल्लिक आपने देखनी है वो ये है कि मोड ऑफ एक्सरसाइज का क्या ताल्लुक है हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के साथ. Research shows that aerobic exercise is related to mental and physical well-being. Research also shows that regular exercise is related to mental and physical well-being. Thus, regardless of the mode of exercise, exercise has beneficial effects on the physique and on the psychology of a person. कि आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं उसका इस चीज से ताल्लुक नहीं है कि आप बेहतर महसूस करेंगे या नहीं करेंगे. एक्सरसाइज कीजिए. एक्सरसाइज करने से चाहे एनारोबिक है, क्रॉनिक है, एरोबिक है, जैसी भी एक्सरसाइज है, हमने 5 अकसाम बताई हैं आपको, किसी तरह से भी कीजिए, दैट इज बेनिफिशियल. तीसरी चीज जो हमने मॉडरेटिंग वेरिएबल के रेफरेंस में देखनी है, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ म्यूजिक एंड एक्सरसाइज. आपका क्या ख्याल है मौसीकी का वर्जिश के साथ और जिस्मानी और जहनी सेहत के साथ क्या ताल्लुक है? एक रिसर्च में आपको कोट कर दूं, फिर आप उसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेट कर दीजिएगा. आज से कुछ अर्सा पहले अमेरिका की हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी, दैट इज द सेनेट ऑफ अमेरिका, invited specialists to show if there was a difference or if there was a relationship between music and health of people who are admitted in hospitals
due to physical diseases. Research showed, their findings showed, when they reported to the Senate committee, Senate of the United States of America, the committee that conducted the research showed that those people who were hospitalized and who were patients, when they were exposed to music, they recovered better, they felt better as compared to those who were not exposed to music or did not listen to music. Interesting finding. अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मौसीकी का जिस्मानी बीमारियों के साथ इतना गहरा ताल्लुक है कि तहकीक ने दिखाया कि हॉस्पिटलाइज्ड मरीज जो हैं वो भी मौसीकी की बिना पर बेहतर महसूस करते हैं और बेहतर शफायाब हो जाते हैं एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉट लिसनिंग टू और आर नॉट एक्सपोज टू म्यूजिक, तो क्या ख्याल है आपका? क्या म्यूजिक का, मौसीकी का, स्पोर्ट्स की एक्सरसाइज के साथ या एक्सरसाइज के साथ कोई ताल्लुक होगा, और वो क्या ताल्लुक होगा? आपने ठीक अंदाजा लगाया, वो लोग जो एक्सरसाइज के दौरान मौसीकी सुनते हैं वो एक्सरसाइज से ज्यादा फवायद हासिल करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो एक्सरसाइज के दौरान म्यूजिक नहीं सुनते। इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सरसाइज की वजह से बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं होते। इसका मतलब है that the amount, the quantity of benefits increases, benefits related to exercise increases when exercise is combined with music. चौथी चीज जो देखी गई है वो ये है that those people who focus their attention while exercising not upon their body but on the environment outside benefit more from exercise than those people who focus their attention upon their bodies. वो लोग जो एक्सरसाइज के दौरान अपने जिस्म पे ज्यादा तवज्जो दें वो एक्सरसाइज से कम फायदा हासिल करते हैं, और वो लोग जो अपने जिस्म की बजाय एक्सरसाइज के दौरान बैरूनी मुहर्रकात पे, बैरूनी चीजों पे तवज्जो दें वो एक्सरसाइज से ज्यादा फायदा हासिल करते हैं। और आखिरी और पांचवी चीज जो मॉडरेटिंग वेरिएबल के तौर पे इसमें देखी गई है, दैट रिलेट्स टू सोशल एनवायरनमेंट। इफ एक्सरसाइज इज बीइंग अंडरटेकन इन ए सोशली एनरिच्ड एनवायरनमेंट, जहां लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहां लोग खुशो खुरम हैं, जहां लोग साफ सुथरे कपड़े पहन के फिर रहे हैं, जहां कहकों की आवाज आ रही है, जहां बच्चे खेल रहे हैं, अगर एक्सरसाइज ऐसी एनवायरनमेंट में की जाए तो उस एक्सरसाइज का किसी और एनवायरनमेंट में जो एक्सरसाइज की जाए उससे इस एक्सरसाइज का ज्यादा खुशगवार असर पड़ता है। सोशल एनवायरनमेंट, इफ इट इज हैप्पी, cheerful, colorful, enriched, then that social environment positively adds to the beneficial effects of exercises, and beneficial effects of exercises increase mental and physical well-being, mental and physical health. ये 5 moderating variables जो हैं exercise से related देखे गए हैं। Before we end today's lecture, let us review what we talked about in relation to एक्सरसाइज साइकोलॉजी। आज जो हमने बात की है वो गालिबन बिल्कुल नई होगी आपके लिए, एज रिलेटेड एज कंपेयर टू व्हाट वी टॉक्ड अबाउट द लास्ट टाइम। लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट लीडरशिप, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज साइकोलॉजी। लीडरशिप you had talked about in other subjects, in other courses also. Exercise psychology is a relatively new subject. इसके बारे में हमने जो आज बात की है, हमने कहा एक्सरसाइज साइकोलॉजी है क्या, इसके एक्सरसाइज साइकोलॉजी के साइकोलॉजिकल
और फिजिकल बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो हमने देखे। याद कीजिए कौन कौन से हैं। हमने साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स का अलहदा जिक्र किया और हमने फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स का अलहदा जिक्र किया। यानी वो फवायद जो इंसान नफ्सियाती तौर पर वर्जिश से हासिल करता है वो अलहदा हैं, और वो फवायद जो इंसान जिस्मानी तौर पे हासिल करता है वर्जिश की बिना पर वो अलहदा हैं, और इनका हमने अलहदा अलहदा जिक्र किया। और हमने कहा कि 6 किस्म के वो बेनिफिट्स हैं जो हम हासिल करते हैं वर्जिश करने की वजह से, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल। और हमने फिर आपको ये दिखाया कि फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स आल्सो अफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन एंड द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन अफेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल बीइंग ऑफ अ पर्सन। आपको याद है we had talked about Descartes' relationship that he had shown between the body and the soul. Well, that is what we are talking about now. That the psychology of a person affects his physiology and the physiology of a person affects his psychology. Sports psychology के रेफरेंस में भी हमने आपसे गुजारिश की थी कि अगर फिजियोलॉजिकल लेवल ऑफ एक्टिवेशन एक खास हद से बढ़ जाए तो फिर वो आपकी परफॉर्मेंस पे बुरा असर करती है। एंड दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन, एंड दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट टुडे। देन वी टॉक्ड अबाउट 3 different special populations. We talked of exercise psychology in relation to clinical patients. We talked of exercise psychology in relation to children and elderly. And we talked about psychology in relation to disabled persons. और फिर हमने 5 मॉडरेटिंग वेरिएबल्स का आपसे जिक्र किया था कि एक्सरसाइज साइकोलॉजी में 5 मॉडरेटिंग वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हैं। वो कौन कौन से हैं हमने आपको बताया था। टाइम ऑफ द डे इज ए वेरिएबल, फिर हमने आपको बताया था मोड ऑफ एक्सरसाइज इज ए वेरिएबल, फिर हमने बताया था म्यूजिक इज ए वेरिएबल, फिर हमने बताया था द अटेंशनल स्ट्रेटजी इज ए वेरिएबल, और हमने आपको बताया कि सोशल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो ए वेरिएबल in exercise psychology. These were the things we talked about today. We will deal with exercise psychology and certain other aspects of exercise psychology later on. Until that time, do look at this new topic. You will find it most interesting. अगली दफा के लिए खुदा हाफिज, God be with you.